नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम हिंदी के मशहूर साहित्यकार यशपाल की दुख कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी को समझने से पूर्व बात करते हैं लेखक के बारे में। इस कहानी के लेखक यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी के एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरालाल और माता प्रेमा देवी आर्य समाजी थे। पंजाब के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय से उनका संपर्क हुआ तो वे बड़े होकर स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया तथा नाटककार उदय शंकर से उन्हें लेखन की प्रेरणा मिली। देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव से प्रेरित होकर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और जेल भी गए। यशपाल जी एक सफल कहानीकार, निबंधकार और नाटककार रहे हैं। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और इसी कारण उनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। वे एक यथार्थवादी रचनाकार रहे हैं और सामाजिक रूढ़ियों, पुरातनपंथी विचारों के घोर विरोधी रहे हैं। यशपाल जी प्रगतिशील विचारक थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व झलकता है। वे एक निर्भीक वक्ता, स्पष्टवादी और राष्ट्रवादी लेखक थे। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करते हुए अनेक बार जेल गए। क्रांतिकारी दल से जुड़े रहने के कारण उनमें थोड़ी उग्रता भी दिखाई देती है। यशपाल जी भारतीयता के साथ साथ पाश्चात्य विचारधारा से भी प्रभावित रहे। पश्चिम के खुलेपन और व्यक्ति स्वातंत्र्य से भी उनका लगाव रहा है। उन्होंने धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, पर समाज के नीचे दर्जे के लोग और मध्यम वर्गीय लोगों के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति रही। इसलिए उनका समग्र लेखन आम इंसान से जुड़ा हुआ है। यशपाल एक समर्थ लेखक रहे हैं। उन्होंने तर्क का तूफान, भस्मावृत, धर्मयुद्ध, ज्ञानदास, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूं, चिंगारी आदि कहानी संग्रह लिखे। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे और दिव्या आदि उनके उपन्यास है। उन्होंने निबंध संग्रह, चक्कर, क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में और पत्र पत्रिका के दर्जनों लेख लिखे हैं। राह बीती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर आदि उनकी यात्रा संस्मरण की पुस्तकें हैं। उनके पास से कुछ अनुदित रचनाएं भी मिलती है, जिनमें जनानी, ड्योढ़ी, पक्का कदम जैसे उपन्यास है। यशपाल जी ने जीवन की विडंबनाओं और विद्रूपताओं का बड़ी नग्नता के साथ चित्रण किया है। उनमें नाटकीय आरोह अवरोह के दर्शन होते हैं। उनकी कहानियां विचार प्रधान हैं और कथानक साधारण गति से आगे बढ़ता है। उसमें जिज्ञासा और रोमांच भी है। उन्होंने घटनाओं का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है। यशपाल ने अपने कथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। उन्होंने मिथ्या नैतिक आदर्शों पर तीव्र कटाक्ष किया है।
उनकी कहानियों में सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक विषमता तथा यौन भावना की प्रधानता देखी जाती है। उनकी कहानियों का कथानक चुस्त, व्यंजक और वास्तविक चरित्रों पर आधारित होते हैं। जैसे उनकी कहानी दुख में यह सिद्ध किया गया है कि निम्न वर्गीय श्रमजीवी व्यक्ति का दुख और परोपजीवी उच्च वर्ग के व्यक्ति का दुख एक नहीं होता है। एक का दुख आर्थिक स्थितियों से उपजा हुआ है तो दूसरे का दुख काल्पनिक है। प्रस्तुत दुख कहानी यशपाल जी की ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है, तो आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन भी दूसरी ओर किया गया है। प्रस्तुत दुख कहानी यशपाल की ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल और बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है, तो दूसरी ओर उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है और दोनों ओर की दुख भरी परिस्थितियों के तुलनाकार कहानी का नायक दिलीप है। दुख तो एक ऐसी संवेदना है जिसे हम अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं कर सकते और दुनिया में कई जीव जंतु इससे मुक्त नहीं है। दुख तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह कभी हमारे प्यारे लोगों की विदाई होगी या बीमारी होगी या खुद कोई हार होगी। मानव को समाज में स्तरानुकूल कर दिया है, जैसे अमीर या गरीब, लेकिन दुख दर्दों के सामने ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। लोगों के दृष्टिकोण तथा उसे अपनाने की ताकत के अनुसार दुख का असर बढ़ता या कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और परेशानियों का सामना करने की ताकत उनमें न होने की वजह से वे निराश बनकर जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोग एकदम अपने जीवन को खत्म करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। यशपाल जी द्वारा रचित दुख कहानी के मुख्य पात्र दिलीप और हेमा हैं। वे दोनों अमीर लोगों के प्रतीक हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और शायद इसीलिए हेमा अपने पति उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने की खबर सुनकर रूठकर अपने मायके चली जाती है। उसी प्रकार हेमा के चले जाने के बाद दिलीप अपनी मौत से उससे बदला लेना चाहता है। दूसरे विभाग को भी यशपाल जी ने पाठक के सामने रखा है। दूसरी ओर इस कहानी के दूसरे हिस्से में एक विधवा माँ और उसका छोटा सा बेटा है। गरीबी से पीड़ित वह परिवार जिंदगी में कभी भी हारने को तैयार नहीं है। वे लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं और इसके लिए एक उत्तम सबूत यह है कि सर्दी भरी रात में वह छोटा सा लड़का अपने द्वारा तैयार किए गए पकोड़ों को बेचने बैठता है। अंत में उनके घर से नायक दिलीप देखता है कि माँ स्वयं भूखी रहकर अपने बेटे के लिए भोजन कुर्बान कर रही है और दिलासा भी दे रही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका कोई हल न हो। आंसुओं के पीछे न भागकर उसको मुस्कुराहट में बदल देना चाहिए। इसके लिए
हमें बहुत कुछ भूलना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, लेकिन अपने तथा दूसरों के चेहरे में खुशी की लहर लाने के लिए हमें परिश्रम करना है। दुख कहानी में यथार्थ जीवन की कटु वास्तविकता चित्रित की गई है। इस कहानी के दो पात्रों के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज के दो वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें एक सुविधाहीन, शोषित, सर्वहारा का है, तो दूसरा उस वर्ग का है जो सुविधा संपन्न है। सुविधाहीन बहुसंख्यक अपने जीवन में वास्तविक दुख भोग रहे हैं, तो दूसरे जो उसका दुख कृत्रिम है, जो उसके लिए अलंकार मात्र है। दिलीप की संपन्न घर की मानिती पत्नी किसी कारण रूठकर पति से बिना कहे मायके चली जाती है। दिलीप का मन वितृष्णा से और ग्लानि से भर उठता है। वितृष्णा यानी कि विरक्ति। पत्नी के इस तरह घर छोड़कर चले जाने पर दिलीप को बहुत ही बुरा लगता है और उसका संसार से मन उठ जाता है और एकदम से उसे मर जाने की इच्छा होने लगती है। लेखक कहते हैं कि वह दर्द इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बताना संभव नहीं है, जो दिलीप महसूस कर रहा है। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और वह उसका बहुत आदर करता था। वह अपने हृदय की गहराइयों से उसके प्रति अनुरक्त था, यानी कि उसको हेमा से बहुत लगाव था। फिर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और दिलीप के उसकी सहेली के साथ सिनेमा देखने जाने जैसी साधारण बात को लेकर हेमा घर से रूठकर दूसरे ही दिन अपनी माँ के घर चली गई। इस घटना से दिलीप का मन बहुत ही क्षोभ से भर जाता है। इस घटना से दिलीप इतना दुखी है कि वह एक कमरे में लंबे समय तक पड़ा रहता है। यहाँ तक कि उनका भाई मोटरसाइकिल ले जाने को पूछता है तो उसे भी वह इशारे से इजाजत देकर आंखें बंद कर देता है, जैसे वह अकेले ही रहना चाहता हो। बाहर वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भी पानी बरस रहा है। घंटों तक कमरे में कैद दिलीप क्लॉक की आवाज से अचानक जागता है तो उसे पता चलता है कि ऐसे ही 6 बज चुके हैं और उसे एहसास होता है कि बिना कारण वह इस कमरे में कैद पड़ा रहा। दिलीप खिड़की से बाहर देखता है तो बारिश बंद हो गई है, लेकिन उसके मन में इस बात का भय है कि बाहर बैठे हुए लोगों में से कोई उससे कोई अप्रिय चर्चा ना शुरू कर दे, यानी कि बाहर बैठी हुई कोई व्यक्ति उससे हेमा के बारे में कुछ पूछ न ले, जिससे वह फिर से दुखी हो जाए। दिलीप संध्या के समय उठकर अपने भाई की साइकिल लेकर पीछे के दरवाजे से घर से बाहर निकल जाता है। वह कल्पना करता है कि ठंड लगने से यदि वह बीमार पड़ जाए तो अपना दुख बांटने के लिए वह किसी को नहीं बुलाएगा। उसकी मृत्यु भी हो सकती है और जो लोग उसकी मृत्यु पर रोने आएंगे उनमें उसकी पत्नी हेमा भी होगी। दिलीप सोचता है कि मेरे मर जाने पर ही उसी दिन शायद उसे पश्चाताप होगा। अपनी काल्पनिक दुख की अनुभूति की इस स्थिति से दिलीप को मानसिक शांति मिलती है। वह अपने दुख में इतना खोया हुआ है कि उसे उसके पास की रेलवे लाइन से निकलने वाली कई सारी गाड़ियां गुजर जाने तक का भी पता नहीं चलता है। अचानक से उसका ध्यान जाता है और पता चलता है कि रात के 9:30 बज गए हैं। वह घर वापस लौटने के लिए उठता है और साइकिल से बादशाही मस्जिद से
टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचता है और यहाँ तक मार्ग में उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता। अचानक दिलीप का ध्यान जाता है कि सड़क के किनारे खड़े हुए बिजली के लैंप अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे हैं। सारे रास्ते में मनुष्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति की कोई परवाह जिसे नहीं है, ऐसे पतंगे गोल बांध बांधकर इन लैंप के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की तरह अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा है। बहुत सारे पतंगे अलग अलग गति में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी से टकराता नहीं है। कोई भी पतंगा किसी से टकराता नहीं है। वृक्षों के भीगे हुए पत्ते बिजली के प्रकाश में चमक रहे हैं और लैंप के नीचे से गुजरने पर दिलीप को उसकी परछाई उसके आगे फैलने लगती है। यह दृश्य दिखाई देता है। बीच बीच में उस परछाइयों के ऊपर से वृक्षों की टहनियों की परछाई भी, टहनियां यानी कि डालियों की परछाई भी उसके ऊपर होकर निकलती है। यह सारे दृश्य देखकर दिलीप को लगता है कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। यह सारे दृश्य देखकर दिलीप अपने दुख को कुछ देर के लिए भूल जाता है और सोचता है कि मनुष्य न हो तब भी इस सृष्टि में कितने सारे जीव और वनस्पतियां हैं। मनुष्य हो या न हो, लेकिन प्रकृति अपनी मस्ती में अपना कार्य करती रहती है। तो इस कहानी के दूसरे हिस्से का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।